नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदा। मैं हूं परवीन जी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना का आज विदाई समारोह है। अब उनकी जगह बी.आर. गवई मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। अब 15 मई यानी कल कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रहे संजीव खन्ना ने कहा था कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब अगले चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई यानी बी.आर. गवई के सामने मामला सुना जाएगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के गर्व की कहानी हर किसी की जुबान पर है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात पर अचानक से अमेरिका की एंट्री से सीज फायर की चर्चा भी है। विपक्ष सत्ता में बैठी मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का ही जिक्र करके कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि क्या पीएम मोदी इस बार के अटैक की समीक्षा करेंगे। पहलगाम हमले की जांच एनआईए कर रही है, तो क्या इसकी समीक्षा होगी? तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में अटक गया वक्फ का मामला, कैसे विपक्ष के सवालों पर मचा है बवाल। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पीएम मोदी का दमदार भाषण आज सबकी जुबान पर है, लेकिन विपक्ष अब भी सवाल पूछ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, ये उनका अधिकार भी है, लेकिन कैसे सवाल आप पूछते हो वो डिपेंड करता है। आप ऐसे सवाल, ऐसे विवाद को उठाओ जिससे सेना का मोराल डाउन हो जाए, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसा लगे कि सरकार के साथ जनता नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जिसका बार बार एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम लोग। कल तो मैंने देखा कि कलकत्ता में वामपंथी लोग वो सड़कों पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना बंद करो, वहां मासूम लोगों की मौत हो रही है। ये वामपंथी किसको खुश कर रहे हैं? चंद मुस्लिम वोट आ जाएगा जी, ऐसे खत्म हो गए हो? हाँ, मुसलमानों को खुश करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, ये सारे लोग पाकिस्तान के नाम से क्यों इस तरह से बर्ताव करते हैं कि जैसे इनके घर में किसी की मौत हो गई हो। वो इसलिए क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं बार बार कहता हूं, इनको कह दो कि भाई कपड़े उतार करके चौराहे पे नाचो, सारा मुस्लिम वोट तुमको मिलेगा, ये नाचने लग जाएंगे। बोलने में खराब लगता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी के सेंसिबल लोगों की बातचीत को सुनना बंद कर दिया है। 2 दिन से शशि थरूर, जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि पार्लियामेंट के अंदर वन ऑफ द फ्यू ब्रेन जिसको कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेसी को जानता है, समझता है, उससे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आया। वो अनसुना आपने कर दिया। कल इतनी अच्छी अच्छी बातें मनीष तिवारी ने की। बिल्कुल। मनीष तिवारी की बात भी आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में किसका आता है बात? ये गाली गलौज करने वाले, ट्रोल करने वाले, ट्विटर वाले सब जयराम रमेश के बारे में। ये ऐसे वो चेहरा भाव भंगिमा बना करके, वो क्या नाम है उसका, एक और स्पोक्स पर्सन जो है पवन खेड़ा, वो तो लग रहा है कि एकदम बिल्कुल अभी सरकार को अभी बस गिराया ही नहीं है। यही सब हरकतों से राहुल गांधी तुमको राज्यसभा नहीं भेजता है ना। फिर अगली बार ट्वीट करना कि हमारी सेवा में ही कुछ कमी रह गई। बकवास करते हैं ये लोग। क्या मुद्दा है इनका? इनका मुद्दा ये है कि भाई ट्रंप ने जो है वो क्यों ट्वीट कर दिया। अरे भाई, कोई आदमी कोई ट्वीट कर रहा है, आप सरकार ने कह दिया कि हमारे कोई मध्यस्थता नहीं होगी। सरकार ने कह दिया कि भाई सिंधु जल जो हमने किया है वो टेबल पे नहीं है। वी विल ओनली टॉक अबाउट टेरर एंड पीओके खाली करो। ये सफेद कबूतर लेकर के आ गए, कहने लगे कि नहीं युद्ध से कोई समाधान नहीं होगा। और जैसे ही सीज फायर हुआ तो युद्ध क्यों बंद कर दिया, अभी पीओके को भेजने का। क्या बकवास है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी, राजनीति ये लोग जानते नहीं है। प्रधानमंत्री ने घुमा दिया, वो कह दिया कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग हो जाएगी, फिर सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी भी बैठक हो जाएगी जी। और उसमें जो स्पोक्स पर्सन है वो आकर के आपको सारी स्थिति का बयान कर देंगे। शरद पवार भी कह रहे हैं कि सेंसिटिव इशू है, ये सब पे मत करो ये सब काम।
ये पाकिस्तान की तरह तमाशा मत करो कि जहां पार्लियामेंट के अंदर जो है सवा सरी को कहना गिदड़ है, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। तो ये बेकार की बातें हैं। बिल्कुल बेकार की बातें तो विपक्ष लगातार कर ही रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से हर सवाल का जवाब दिया गया है। ट्रंप को लेकर भी सफाई दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और गंदी राजनीति कर रहा है। देखिए, सफाई नहीं दी गई, अपना स्टैंड क्लियर किया गया, ये दोनों में अंतर है। और कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन जो चल रहा है उसके भुक्तभोगी कांग्रेस ही होगी। एक और शॉक मिलने वाला है, 19 तारीख को पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स उसकी मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसमें शशि थरूर भी होंगे। और उस समय ये जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं विक्रम मिस्री, वो सारी बातें बताएंगे जो प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय अब तक कहती आई है। और सारी जानकारी देने के लिए ही ये कमेटी की मीटिंग बनाई गई है और उसको डेट तय कर दिया गया है कि नहीं, इस दिन हम सारी ब्रीफिंग आपको कर लेंगे। और शशि थरूर इसमें चेयरपर्सन है जी। तो ऐसी स्थिति में शशि थरूर जो पिछली बार बांग्लादेश के मुद्दे पर जब ऐसी ही जानकारी दी गई थी तो बाहर निकलकर कहा पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बहुत बेहतर कूटनीतिक सफलता हासिल की है। इस बार भी वो वही बोलेंगे, क्योंकि लगातार यही बात वो करते आ रहे हैं कि इस पाकिस्तान के साथ जो हमारा संबंध इतने दिनों से चल रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो आज तक हिंदुस्तान ने ऐसे मौके पर नहीं की थी। ये टेररिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी कि इतने सालों में कभी ऐसा हुआ। पीएम मोदी की सरकार से पहले की बात देख लीजिए, जब कोई टेरर अटैक हिंदुस्तान में हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर जाकर हमने किया। ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। 1948 की बात मत करो, 1965 की बात मत करो, 1971 की बात मत करो। अब ये बताओ कि इतनी बार यूपीए 1, यूपीए 2 के शासनकाल में या फिर इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह आतंकी हमले आज से नहीं हो रहे। 71 के बाद ही पाकिस्तान ने चेंज कर लिया था, प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया था और उस समय से अब तक जितने भी आतंकी हमले हुए उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हमने क्या किया? एक बार भी कुछ नहीं किया। और ये 2014 के बाद भारत की नीति बदली, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया। और इस बार कौन सा स्ट्राइक है इसका नामकरण बाद में होगा, क्योंकि इस बार तो पीओ के नहीं बल्कि पंजाब में घुसकर मारे हैं। और इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि पंजाब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के पंजाब की तरह ही उसका एक प्रोविंस है, राज्य है। क्योंकि जब यहाँ पर भी हिंदुस्तान की फौज पहुँच सकती है, उसके मिसाइल पहुँच सकते हैं, तो हमारी टेरिटरी में होने का फायदा क्या है? ये संप्रभुता की बात है कि अब सोवरेन स्टेट नहीं रहा पाकिस्तान। वो कभी भी ये सोच लेता है कि हमारे किसी भी जगह पर ये भारतीय मिसाइल आ सकती है, और उसमें भी ऐसे हालात में जबकि युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। जब घोषित युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में तो कोई बात ही नहीं होती है, दोनों जगह से संघर्ष चल रहा है। तो ये कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर से है। शशि थरूर एक तरफ आवाज उठा रहे हैं, पी चिदम्बरम दूसरी तरफ से सरकार की सराहना कर रहे हैं। इधर मनीष तिवारी की एंट्री हो गई। G23 ग्रुप में जितने लोग थे उसमें से कुछ चुप हैं तो कुछ वोकल हैं, पीएम मोदी के साथ हैं, समर्थन में हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस की जो ये रणनीति रही है जिसमें हो क्या रहा है, अभी राहुल गांधी 15 तारीख को जाएंगे, बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। और उससे पहले क्या हुआ, बिहार में 17 कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर सीधे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और उसके लीडर जो है विकास सिंह, इंटक के अध्यक्ष है बिहार प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि ये तो अभी एक तरह से ट्रेलर है। अभी हमने जो बात की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि लेबर यूनियन में उन यूनियन के कई नेता हैं ऐसे हर जगह के, वो कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। अब कांग्रेस के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है बिहार में। एक तो सेंसस के नाम पर ये जातीय सेंसस, और वो करवाएंगे और उसके बाद कैप बढ़ाएंगे, तो वहां पर परिस्थितियां बदल गई है। ओबीसी में भी, ओबीसी की राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, उसमें भी अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो कई जो ओबीसी की मजबूत जातियां हैं कहीं
वो जनरल कास्ट में न चले आए या अगली रणनीति में। तो इसलिए परेशानी इन लोगों के साथ पॉलिटिकली है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अलग अलग स्टेट में कांग्रेस के अंदर जो 4 तरह की विचारधाराएं और 2 तरह के गुट देखे गए, उससे परेशानी और बढ़ी है। एक जो खुलकर मोदी का विरोध कर रहा है, खड़गे राहुल गांधी के जो चमचे हैं। दूसरे जो कि चुपचाप दूसरे रास्ते से विरोध कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं, उदित राज और अजय राय जैसे लोग। और तीसरे वो हैं जो सीधे तौर पर मोदी के समर्थन में हैं। और चौथे वो भी लोग हैं जो समर्थन करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में तो ऐसी विस्फोटक स्थिति है कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं ऑपरेशन कांग्रेस न बन जाए। ये आगे ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, देखो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये हमारे नेताएं भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है, तोड़ रही है, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। यही कहते रहे हैं पहले से। और अभी तो केरल का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले अगर शशि थरूर ने झटका दे दिया तो राहुल गांधी तो बेहोश हो जाएंगे, जो तैयारी कांग्रेस में चल रही है। बिल्कुल बिखराव की तरफ है कांग्रेस। कई नेता टूटने वाले हैं और कुछ टूट भी चुके हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आज सीजेआई जो नए चीफ जस्टिस है BR गवई, उनका पद की वो शपथ लेंगे। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना की विदाई हो चुकी है। लेकिन वक्फ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब इसका भविष्य क्या होगा। देखिए, खन्ना साहब से बड़ी उम्मीद लगा करके ये लोग बैठे हुए थे जी। कि खन्ना साहब जो है इनको बैतरनी पार करा देंगे, है ना। लेकिन सरकार ने एक बड़ा ही कड़ा एफिडेविट दिया और उससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल सतर्क हो गई। आप देखिए पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं जी। पहली बार ऐसा हुआ है। अदरवाइज ये आइडिया जाता था सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप लोग भी अपना दिखाओ, तो लोग कहते थे नहीं। अब बन कौन रहे हैं? बन रहे हैं गवई साहब। अब गवई साहब से 2 सप्ताह पहले बंगाल के मुद्दे के ऊपर जब पिटीशन आया तो उनसे ये कहा गया कि भाई आप सरकार को कहिए कि बंगाल के ऊपर जो है कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे कि ताकि वहाँ पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ फेल कर गई है। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि एक तो हमारे ऊपर वैसे ही आरोप लग रहे हैं कि भाई हम लोग एग्जीक्यूटिव के काम में, लेजिस्लेचर के काम में ना घुस रहे हैं। ये आप चाह रहे हो कि हम अब राष्ट्रपति और सरकार को आदेश दें कि ये काम करें, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। वक्त के जवाब में जो सरकार ने डाला है यही बात तो किया है कि ये प्रॉपर लेजिटिमेट तरीके से विदाउट डिस्टर्बिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बिना मनमानी किए हुए, माने कोई इसमें जो है कोई जोर जबरदस्ती करके इस कानून को नहीं बनाया गया, ये प्रॉपर तरीके से बनाया गया कानून है। इसीलिए आप इसके ऊपर कुछ चीजों को आप हटा दें, कुछ जोड़ दें, ये काम मत कीजिए। पूरा डिस्कशन होने दीजिए, तब बातचीत करेंगे। लेकिन उस एफिडेविट में ये भी इसको कह सकते हैं कि छुपे हुए शब्दों में, डायरेक्टली नहीं लेकिन इम्प्लिसिट है, इनडायरेक्टली, कि माइंड योर ओन बिजनेस। कानून हम बना रहे हैं, कानून बन रहा है, आप सिर्फ 3 मापदंड पे आप इसे तौलिए कि क्या यह आर्बिट्रेरीली है, और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक कि ऑन 3 अकाउंट्स जुडिशियल रिव्यू में आप किसी सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून को आप नलिफाई कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकते हैं कि अगर ये आर्बिट्रेरीली, माने मनमानी तरीके से सरकार ने कर दिया, मतलब कि निकाल के बाहर कर दो विपक्ष को और पास करा दिया, डिस्कशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, सीट घट रही है, 20 आदमी को बाहर कर दिया, कुछ और कर दिया, या ये लोग वॉकआउट कर गए। यहां तो प्रॉपर डिस्कशन हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, और रात भर हुआ, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो मनमानी नहीं है। दूसरा, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये किसी
संविधान के किसी आर्टिकल या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, वो है नहीं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया गया कि नहीं। ये कह दिया गया गवई साहब को, और गवई साहब पहले ही कह चुके कि भाई हम नाक नहीं गुजरेंगे, तो इसका मतलब तो रिजल्ट तो पहले से ही आउट हो गया है कि इस वफ का क्या हश्र होने वाला है। बिल्कुल, वफ का क्या हर्ष होने आने वाला है, और कल वफ पर सुनवाई भी है और BR गवई साहब की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो ऐसे में कितनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है विपक्ष? देखिए, सुनवाई किस बात की होगी जब आज वो शपथ लेंगे और एक दिन के अंदर वो सारी फाइल, सारे एफिडेविट वो पढ़ लेंगी। सुनवाई के तो एक फॉर्मेलिटी है कि एक दिन के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना ये पहले ही सोच कर बैठे थे कि 14 तारीख को वो शपथ लेंगे जस्टिस BR गवई CJI के तौर पर, और 15 तारीख को उनकी सुनवाई। डेट भी देना था तो जून में दिया करते कि पहले ये उस बेंच में आएंगे और अपने तरीके का बेंच बनाएंगे, और फिर उसके बाद वो स्टडी करेंगे जो अभी तक एफिडेविट है। इन लोगों ने जो अपने तर्क रखे हैं, विपक्ष के तरफ से जो तर्क रखा गया है, सरकार के तरफ से जो तर्क रखे गए हैं, ये सारी फाइल को पढ़ने के बाद ही इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना जिस दबाव में रहे इस बीच 2-3 महीनों के अंदर, उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब बड़ा प्रेशर है, 1-2 मामलों के नहीं, कई मामलों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा चल रही है, सरकार अगर चाह ले तो फिर हम कोई नियम कानून को और संसद से बनाए गए कानून को खत्म नहीं कर सकते। ये उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दिल्ली के मामलों में कि नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए और फिर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। रातों रात फैसला क्या हुआ, अध्यादेश जारी हो गया, और अध्यादेश जारी होने के बाद दूसरे दिन ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म, और फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर केंद्र के पास आ गया। उस अध्यादेश को बाद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया। तो ये सरकार का अधिकार है, लेकिन अलग बात है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करती है। तो जब तक लगता है कि इसका समाधान हो जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का सम्मान करती है कानून से संबंधित। तो ये संजीव खन्ना के ऊपर दबाव देखिए कि उनको लगने लगा कि अब तो हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर आ गया है कि हम मनमाने फैसले देने लगे हैं। इसलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किए, और फिर बाद में जाते जाते कुछ ऐसी बातें कर दी और कुछ ऐसे फैसले कर दिए जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज भी परेशान हैं। क्योंकि जाते हुए ही उन्होंने ये सारे की प्रॉपर्टी वेब पोर्टल पर डालने के लिए कहा। जाते जाते उन्होंने एक और काम कर दिया कि अभी तक कॉलेजियम ने जितने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन भेजे हैं, उन सब की लिस्ट दे दी। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए भाई, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, उसके परिवार वाले जज बन जाते हैं, तो इन लोगों का बैकग्राउंड भी दे दो। लेकिन ये भी कह दिया कि हमने 400 से ज़्यादा रिकमेंडेशन किए हैं और 240 रिकमेंडेशन सरकार ने रिजेक्ट कर दिए हैं। क्यों रिजेक्ट किए, इसके भी कारण दे दो, क्योंकि उस कारणों में है कि किस तरह के लोगों को आप हाई कोर्ट के जज बनाते हो और धीरे धीरे प्रमोशन होके वही जज सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। उनकी विचारधारा को लेकर सवाल है, उनकी विचारधारा कैसी है। ये वकील हैं, वकालत करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही वकील ये आर्टिकल लिखने लगते हैं और सरकार के विरोध करते करते देश का भी विरोध करते रहते हैं, जो शेम ऑन इंडिया लिखता है, उसके ऊपर भी आपको ये भरोसा है कि जज की कुर्सी पर बैठने के बाद वो निष्पक्ष होगा। तो ऐसे रिजेक्शन हुए हैं और सरकार ने रिजेक्ट किए हैं, वो सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठाकर संजीव खन्ना जा रहे हैं। जाते जाते उन्होंने कहा हम कोई पद नहीं लेंगे, सरकारी पद नहीं लेंगे रिटायरमेंट के बाद। ये दे कौन रहा है? यही प्रोपेगेंडा तो चलाया गया था चंद्रचूड़ साहब के बारे में। CJI चंद्रचूड़ जब थे और रिटायर कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद पूरे मीडिया में एक नई खबर चलने लगी कि इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। लेकिन दबाव इनके ऊपर था, क्योंकि उससे पहले इन्होंने जो फैसले दिए थे उसकी आलोचना हुई कि सरकार के फैसलों को ये बार बार रिजेक्ट करते आ रहे हैं।
और उसको बैलेंस करने के लिए पीएम मोदी के साथ इन्होंने एक तस्वीर साझा की, गणेश पूजा की, तो गाली और खाने फिर लग पूरा गए। वामपंथी आ गया एक साथ। जब वो आया तो फिर दबाव में आ गए और यही मदरसा के खिलाफ फैसला दे दिया कि मदरसा में सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये जो अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना था उस पर भी एक रोक लगा दी। मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते रहे, बाहर गए तो उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या अलग अलग मंच पर जाकर सफाई देते रहे कि हम तो बहुत निष्पक्ष तरीके से फैसले किए हैं। तो अब दबाव तो है इन लोगों पर है और बी.आर. गवई पर भी है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बी.आर. गवई तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, तो अब अंतरिम आदेश नहीं आएगा, ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लागू होगा और उस पर कार्रवाई भी शुरू होगी बहुत जल्द ही। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ कानून पर मोदी सरकार का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से साफ है, क्योंकि वक्फ कानून में जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कानूनी तौर पर पूरी तरह से पारदर्शी है, जिससे मौलाना गैंग अब घुटनों पर आ चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर भी देश की नजरें जरूर रहने वाली है। विपक्ष की तरफ से पाक के खिलाफ हो रहे एक्शन पर सवाल उठाने से साफ है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें।